तो जो सरकारी सम्मान होते हैं उनकी एक राजनीति होती है। शाहजहांबाद तो चना शहर था, उसके पहले राय पिथौरा था, शाहजहांबाद था, जहांपनाबाद था, शाहजहां। तो सब लोगों ने अपना दिमाग बनाया हुआ है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी सबसे महान है, कांग्रेस टूट चुकी है। ये इतिहास जानना महत्वपूर्ण इसलिए है कि इतिहास आपकी पहचान के साथ जुड़ा है। हेलो एंड वेलकम टू द शो। आज द हॉस्पिटल काउच पर है हमारे साथ पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर पुष्पेश पंत सर विद अस with his vast experience of teaching in JNU as a professor with international relations, और जो उनकी फूड हिस्टोरियन की एक जर्नी रही है, and he has been instrumental in creating and curating menus in various 5-star hotels, and to name a few with ITC, Grand Bharat, Taj Hotels, Hyatt Hotels and many more, and the list is very long. आइए उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, एंड व्हाट ही थिंक्स अबाउट भारत as in terms of hospitality. Stay tuned and share this episode. Thank you very much. आज हमारा सौभाग्य सर कि आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है हमें। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल मजे में हूँ, बहुत देर हो गई बातचीत के लिए, काफी दिनों से टस रहा था। इस बात पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरज़ू में कट गए तो इंतजार। नहीं, आज तो तीसरा दिन खत्म हुआ ना, आज तो इंतजार खत्म हो गया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना टाइम दिया सर हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए। बात करेंगे सर अगर आपकी जीवनी की, तो उत्तराखंड से आते हैं सर आप, उत्तराखंड से मुक्तेश्वर में सर। तो वहाँ पे आपके जो दिन थे, बचपन के दिन थे जब आपकी स्कूलिंग हुई, वो दिन कैसे थे सर? देखिए, मेरे बचपन के दिन बहुत आराम से और सुख से कटे। मेरे पिताजी वहाँ चीफ मेडिकल ऑफिसर थे उस इंस्टीट्यूट में, जी, इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च में। बाकी लोग वेटनरी के थे, वो मेडिसिन के थे। और मेरी माँ शांति निकेतन की पढ़ी थी, टैगोर की स्टूडेंट थी। तो उनका फलसफा ये था कि बच्चों को स्कूल मत भेजो, बच्चों को घर में रखो, बच्चों को घर में पढ़ाओ। तो उन्होंने हमारी पढ़ाई लिखाई घर में की, हमारा अक्षरारंभ भी घर में हुआ, अंग्रेजी भी हमने घर में सीखी। और मेरी माँ के जो पिता थे वो गुजरात में थे, काठियावाड़ में, और दीवान थे ओरछा रियासत के, और रामपुर में होम मिनिस्टर थे। तो मेरी माँ की जो अपब्रिंगिंग थी ना, वो बड़ी कॉस्मोपॉलिटन टाइप की थी। वो बंगाली बोलती थी, असमिया बोलती थी, उड़िया बोलती थी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी बोलती थी, थोड़ा बहुत कोंकणी बोलती थी, थोड़ा बहुत कन्नड़ा बोलती थी। रिसर्च उन्होंने संस्कृत और तिब्बतन में की थी। तो पढ़ाने का शांति निकेतन का जो उनका अनुभव था, इसी कारण हम लोगों की पढ़ाई बचपन में बहुत जल्दी हो गई। और मैंने 12 साढ़े 12 साल की उम्र में हाई स्कूल कर लिया था, और 18 साल की उम्र में एमए कर लिया था। और उसमें ये एक फायदा हुआ कि मुक्तेश्वर में जहाँ हम रहते थे वो एक मिनी भारत था। वहाँ तमिलनाडु से भी लोग आए थे, केरल से भी आए थे, बंगाल से भी आए थे, सिंधी भी थे, पंजाबी भी थे, कुछ ईसाई थे, कुछ मुसलमान भी थे। तो वो कोई मिला के, कुछ गुजराती मराठी तो थे ही, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग थे, नेपाल के डोटी के कुली थे। तो कोई मिलाकर होता ये था कि वो माहौल हमारा घर का काफ़ी फर्क था और जगहों से। जब मैं नैनीताल गया तो तब नैनीताल भी उत्तर प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। 6 महीने सरकार वहाँ रहती थी, 6 महीने सरकार लखनऊ में रहती थी। मेरे पिताजी पढ़े लखनऊ मेडिकल कॉलेज के थे, तो उनके बहुत सारे दोस्त आते थे। लखनऊ से बड़ी बड़ी दुकानें नैनीताल आती थी, नैनीताल की बड़ी बड़ी दुकानें, रामलाल ब्रदर्स, टंडन ब्रदर्स, अलीगढ़ सेंट्रल डेयरी फार्म वगैरह, वहाँ चला जाता था। बख्शी ब्रदर फोटोग्राफर्स, सैकलिस की बेकरी थी। बचपन के दिन बहुत आराम से, इसमें तो कोई शक नहीं है। उन दिनों जब आप स्कूल में थे, अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो हर एक जो एक विद्यार्थी होता है उसका जो रुझान होता है, जैसे कभी खेल कूद में होता है या कुछ और सीखने में होता है, जो बाकी एक्टिविटीज होती हैं, आपका किस चीज़ की रुझान उन दिनों ज़्यादा था जब आप स्कूल में थे? नहीं, देखिए, जैसा मैंने आपसे अर्ज किया ना कि हमारी पढ़ाई बहुत कम उम्र में हो गई जी। तो जब मैं हाई स्कूल में था, मेरी उम्र 10.5-11 साल थी। हमारे साथ के लड़के 15 साल 16 साल के थे। वो शारीरिक रूप से भी हमसे बड़े थे, डीलडॉल भी बड़े थे, कई लड़के देहाती थे। तो उनके साथ खेल कूद के मैदान पे उतरने का तो सवाल उठता नहीं था। घर में किताबें थी, लाइब्रेरी थी, प्रोजेक्टर्स थे, कैमरे थे। तो ये होता था कि रुझान बचपन से किताबों की ओर से आता था, पढ़ाई की ओर से आता था। और खेलों में ये था कि टेबल टेनिस खेला करते थे। वो बड़ा औपनिवेशिक दौर था, क्लब में बिलियर्ड का टेबल था, तो बिलियर्ड खेलना शुरू में छोटी उम्र में शुरू किया था। और तब टेबल तक पहुँचने में दिक्कत होती थी, वो रैक वैक लगाने पड़ते थे क्यू को ठीक से हैंडल करने के लिए। मगर बैडमिंटन खेलते थे, और खेल इस तरह का खेल नहीं खेलते थे। किताबों में ही ज़्यादा रुचि थी, और थोड़ी बहुत रुचि पिता ने फोटोग्राफी में जागृत की थी।
तो बहुत बचपन में उन्होंने छोटा पहले एक ब्राउनी कैमरा दे दिया, फिर एक अल्फा कैमरा दे दिया, फिर उनके पास एक फोल्डिंग कैमरा था, वो हमारे हाथ लग गया। फिर एक मामा थे, उन्होंने एक सेकंड हैंड यशिका जो मैट होता है ट्विन लेंस रिफ्लेक्स वो दे दिया। उस जमाने में सिंगल लेंस रिफ्लेक्स तो थे नहीं, तो काफ़ी फिर उन दिनों शौक इस तरह के थे। उन दिनों फिल्में होती थी, तो फिर थोड़ा उम्र बढ़ी तो वो फिल्म को प्रोसेस करने का शौक चल रहा है। तो हमेशा से आपका जो एक इंक्लिनेशन है वो आर्टिस्टिक वे में रहा है, साहित्य की तरफ। अब आप कह सकते हैं आर्टिस्टिक है, मगर मुझे लगता है किताबें पढ़ना कोई साहित्यिक नहीं होता। आप जासूसी किताबें भी पढ़ते हैं, आप वेस्टर्न भी पढ़ते हैं, आप कॉमिक्स भी पढ़ते हैं, आप पोएट्री भी पढ़ते हैं। हमारे घर में ये कोई बंधन नहीं था कि इस किताब को ना पढ़ो, इस किताब में कोई गंदे विचार तुम्हारे दिमाग में आएंगे, इस किताब को मत पढ़ो, ये किताब पढ़ने लायक नहीं है। तो इस कारण किताबें हमने सब तरह की पढ़ी, और किताबें घर में सब तरह की थी, और कई भाषाओं की थी, गुजराती की थी, बंगाली की थी, मराठी की थी, अंग्रेजी हिंदी की तो जाहिर थी। मैं उर्दू पढ़ना नस्लिक में नहीं सीख पाया, मगर बाकी सब किताबें पढ़ते थे, तो किताबें पढ़ लेनी थी। मुक्तेश्वर से फिर दिल्ली तक का जो आपका सफर है, दिल्ली आपको क्या चीज लेकर के आई? बीच में पड़ाव नैनीताल का था। अच्छा। मैंने BA किया, MA किया। मैं वहाँ रिसर्च कर रहा था, तब मैंने एक विज्ञापन देखा कि दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई यहाँ होती है। तब तक मुझे लग रहा था कि मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, मुझे लगा कि नया विषय पढ़ना चाहिए। तो फिर मैं आ गया दिल्ली। जब मेरा दाखिला हो गया तो यहाँ वो जो आप कह रहे हैं कि संगीत साहित्य वाली रुचि यहाँ जागृत हुई, क्योंकि सप्रू हाउस में हमारा इंस्टीट्यूट था, और तब सबसे बड़ा हॉल दिल्ली में सप्रू हाउस का था। बगल में कमानी बन रहा था, एक ब्रिटिश काउंसिल का हॉल था, IFX का, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी का, वो छोटा था। तो हमारे हॉल में विष्णु दिगंबर जयंती कार्यक्रम होता था। इंद्रानी रहमान का नाच मैंने वहाँ देखा, विलास हुसैन खान साहब को सितार बजाते वहाँ मैंने देखा, और फिर मैंने वहाँ भीमसिंह जोशी जी को गाते सुना, वहाँ मैंने ध्रुपद के डागर बंधुओं को गाते सुना। तो मैंने कथक में कई लोगों को वहाँ नाचते देखा। जयपुर घराने के बाद में जिनसे मैंने कुलकंडा बतवा के कथक सीखा भी, गुरु चाँद थे, चरण चाँद, उनका नाच देखा। वहाँ सवेरे फिल्म शोज होते थे, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वहाँ होते थे। वो फिर ऐसा था कि उस हॉल में एक रो थी जो सप्रू हाउस वालों के लिए सुरक्षित थी, तो आपको टिकट नहीं खरीदना पड़ता था। वो बीच में थी, के रो थी, उसमें जाके आप बैठ जाइए जी। तो जो हमारे सहपाठी थे उनकी रुचि कॉन्फ्रेंसेस में थी, सेमिनार्स में थी। मेरी रुचि नाच गाने में बढ़ती चली जा रही थी। तो फिर बाद में होता था कि धीरे धीरे जिन लोगों ने बड़े पैसे के टिकट दिए थे वो उठ के जाते थे, और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते थे। तो ये होता था कि 1.5 घंटा 2 घंटा बाद आप बिल्कुल सामने की सीट में बैठ के ये कार्यक्रम देख रहे होते। अच्छा। और बिल्कुल सप्रू हाउस के बगल में आपको याद होगा त्रिवेणी कला संगम, तो त्रिवेणी कला संगम में मणिपुरी नाच होता था, वहाँ फोटो एग्जिबिशंस होती थी। बगल में रविंद्र भवन था जहाँ ललित कला, साहित्य कला और संगीत नाटक अकेडमी थी। अलकाजी साहब तब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चला रहे थे। तो मतलब 5 मिनट घूमने के रास्ते में आप लिटिल थिएटर, कमानी, रविंद्र भवन, त्रिवेणी कला संगम, कथक केंद्र, भारतीय कला केंद्र, अच्छे मौसम में आप चल के IFX तक रविवार में भी जा सकते थे। तो ये सारे वो स्थान थे जहाँ बिना खर्च किए आप संगीत का आनंद ले सकते थे, नृत्य का आनंद ले सकते थे, एग्जिबिशन फोटोग्राफी की देख सकते थे। तो वो दौर अच्छा था। वहाँ से पढ़ने के बाद PhD करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 साल रहा, उसके बाद मेरी नियुक्ति JNU में हो गई। तो JNU भी अपने ज़माने में उफान पे था उस वक्त। जी। तो और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बड़े अच्छे लोगों से मेरी संगत हुई है। प्रोफेसर SK सक्सेना थे जो बड़े जानकार आदमी थे, उन्होंने मुझे ध्रुपद का ज्ञान बहुत दिया। बल्कि वहीं दिल्ली में ही मेरी मुलाकात सोनल मानसिंह से हुई। तो वो लंदन में स्पिक मैके के रामजस में आई थी। उनका जो तत्कालीन देवर था लवणेंदु, वो स्टूडेंट था वहाँ, उसने मिलवाया। तो तब से जो फिर जो सोनल जी से सत्संग हुआ वो अब आज तक जारी है। तो अद्भुत प्रतिभाशाली, तो उनके कारण फिर आपको सोचने को मौका मिला कि ये सोनल नाच नहीं है तो जयदेव की गीत गोविंद नाच नहीं है, अष्टपदी नाच नहीं है, इनके संग कौन पखावज पे कौन है, इनके संग पढ़ंत कौन कर रहा है, पढ़ कौन रहा है। तो मुझे लगता है फिर बिल्कुल बारीकी से आपने उसमें कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। आपकी अगर रुचि है तो आपको पता है अष्टपदी है। बिल्कुल। तो फिर वो है कि फिर कई सारी चीजें आपस में जुड़ जाती है ना। जैसे उनके चरण गिरधर चांद के छोटे भाई तेज प्रकाश तुलसी पखावज बजाते थे। बड़े अरसे के बाद उनसे मुलाकात हुई जब वो शोभना नारायण की संगत करते थे। अब तो बेचारे तुलसी की मृत्यु हो गई, तो शोभना के साथ भी वो पखावज बजाते थे। तो पखावज और मृदंग और पखावज और तबले का अंतर अनायास समझ में आने लगा। तो कथक तो शोभना भी अद्भुत करती हैं। फिर शोभना की जो शिष्याएं हैं उनसे परिचय हुआ। तो कुल मिलाकर ये मतलब वो दौर बहुत अच्छा था।
आज के जो वर्तमान के हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो उनके साथ भी वो मेरे छात्र थे और बहुत ही तेजस्वी छात्र थे। वो रिश्ते उनके मेरे साथ हैं। एक तो मैंने उनको पढ़ाया हुआ है, जी दूसरा उनके पिताजी जो बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, के सुब्रमण्यम, वो मेरे बॉस हुआ करते थे। मैंने 3-4 महीने नौकरी की थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज में। तो जयशंकर तो मेरे छात्र रहे एमए में और एमफिल में, पीएचडी के लिए तो खैर उनके सुपरवाइजर कोई और थे, मगर बहुत तेजस्वी व्यक्ति थे हैं। और उनके पिताजी भी बहुत तेजस्वी व्यक्ति थे, तो उनके साथ मैंने काम किया। तो वो रिश्ता दोनों के साथ है। थोड़ा सा सर आपका जो रुझान है वो मैं लेके जाना चाहूँगा खाने पीने की तरफ। खान पान में आपकी जो रुचि है और जो आपने इतिहास जाना है खाने पीने का, तो आपने इस कदर उसको गहराइयों में जाकर के इनहेरिट करा है और आज आप वापस इस तरीके से अपने देश को दे रहे हैं। देखिए, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया। मैंने इनहेरिट ही किया है, जी मैंने खुद कुछ नहीं किया। मेरी माँ, जैसा मैंने कहा कि कई भाषाएं बोलती थी, अपने पिता के कारण कई रियासतों में रही थी, जी तो वो खुद शाकाहारी थी, मगर बिना चखे बहुत अद्भुत मछली मांस सब बनाती थी। और घर में हमारे वर्जित कुछ नहीं था। तो वो शामी कबाब भी बनते थे, वो पूरा मुर्ग मुसल्लम भी बनता था, और भी कई तरह के बनते थे, और आलू गोश्त भी बनता था, बंगाली मछली भी, सरसों वाली सरसों बाटिया माछ भी बनता था, मलाई कौली भी बनती थी झींगे के साथ, और उसके साथ साथ बुंदेलखंडी फर्रे भी बनते थे, सांभर भी बनता था, इडली डोसे भी बनते थे। तो हमको ये लगता ही नहीं था कि खाना हमारा नहीं है। हमारे घर में गुजराती कढ़ी मीठी वाली भी बनती थी, मीठा कोकम बाहर से आता था। तो वो रुचि होना स्वाभाविक था। पिता डॉक्टर थे, वो पूछते थे इस खाने का असर क्या होता है, तो मैं समझाती थी कि आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा गया है इसकी तासीर गर्म है, इसकी तासीर ठंडी है। तो वो एक बचपन से कुतूहल खाने के बारे में जो था वो बढ़ता चला गया। तो फिर जैसे नाच गाने के बारे में होता है, खाने के बारे में होता है कि जब से हम लोग बासमती बासमती कह के बढ़ते हैं, मगर बंगाली आदमी के लिए गोविंद भोग चावल सबसे अच्छा है। बिल्कुल सही। यदि आप छत्तीसगढ़ी झारखंडी हैं, छत्तीसगढ़ी अगर आप हैं तो आपको दूरराज सबसे अच्छा लगेगा। बिहारी आप हैं तो आपको काला जीरा अच्छा लगेगा। अगर आप तराई में रहते हैं तो आपको तिलक चंदन अच्छा लगेगा। तो ये केरल के रहते हैं तो छोटा गोलदाने का चावल आपको शीतल अच्छा लगेगा। तो ये कुल मिलाकर फिर जानकारी आपकी अनायास बढ़ती चली जाती है, और जब बढ़ती चली जाती है तो फिर आपकी संगत भी ऐसे लोगों से होती है जो, मैं आपको किस्सा बड़ा मजे का बताऊँ कि मेरा लड़का जब घर में शामी कबाब बनाता है तो वो कच्चे कीमे को खुद पीसता है सिलबट्टे में। तो मैंने उससे पूछा ये घर पे जो काम करने आती है तो उससे क्यों नहीं पिसवा लेती हो? तो उसने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा कि खाना तो मैंने है, खाया मैंने है, तो इसको कैसे पता चलेगा कि कीमा कितना पिसना चाहिए कि उसमें लस ना हो और पिसे ठीक से। तो आप शामी कबाब चने की या मसूर की दाल से उबाल के बना सकते हैं। कच्चे कीमे के पकौड़े वाले को आप वैसे ही पीसेंगे और गलावट डालेंगे उसमें। तो कोई मिलाकर जो खाने का मजा होता है ना, कि प्रेशर कुकर में हम खाना बनाना पसंद नहीं करते, मिक्सी पे हम मसाला पीसना पसंद नहीं करते। तो कई लोग समझते हैं कि हमारा दिमाग बड़ा खराब है, धकिया घुसी है, मगर मुझे अपनी लड़की की बात बहुत अच्छी लगती है। खाना हमने, हम घर में जब मेहमानों को बुलाते हैं तो हम 2 से ज्यादा मेहमानों को नहीं बुलाते कि 2 पति पत्नी, 4 लोग वो और 3 लोग हम, 7 से ज्यादा का खाना हम बनाते हैं न खिलाते हैं। अच्छा। मगर जो हम बनाते हैं, चाहे वो दाल हो, तो दाल में लोगों को, कितने लोगों को आप तुअर की दाल खा रहे हैं अरहर की, कितने लोगों को ये खा रहे कि तुअर कहाँ का है, ये कालबुर्गी का है, ये जबलपुर नरसिंहपुर का है, ये गढ़वाल का है, या ये इथियोपिया से आया है, ये कनाडा से आया है, या म्यांमार का है, उसका दाना कैसा है, या लटूर का फटका दाल है। फिर आप कौन सी अरहर की दाल खा रहे हैं, आप भुटी हुई दाल खा रहे हैं, खड़ी दाल खा रहे हैं। यहाँ तो आज ये ढाबे वाला कहेगा येलो दाल क्या होती है? येलो दाल का मतलब है अरहर की दाल भी हो सकती है, धुनी उड़द हो सकती है, धुनी मूंग हो सकती है, चना हो सकती है। तो आप किस चीज की बात कर रहे हैं? तो अरहर की दाल की अगर हम बात कर रहे हैं जो आमतौर पर चलती है, बिल्कुल सही बात। तो सांभर के लिए उसका एक यूज है, महाराष्ट्र में वरण दाल के लिए एक इस्तेमाल है। अरहर की दाल का हलवा तो बनता नहीं, दाल ही खाई जाती है। अरहर की दाल कबाब में भी यूज अलग अलग है, बिल्कुल यूज अलग अलग है। और अगर आपकी जुबान को आपने शिक्षित किया है तो आप अरहर की दाल पहचानेंगे कि कौन सी अरहर की दाल। कोई माद की दाल की भी वो बात है जी, मूंग की दाल की भी वही बात है, हर दाल की अपनी बात है। मगर मैंने अरहर की दाल का उदाहरण इसलिए लिया कि भारत में शायद सबसे अधिक लोकप्रिय दाल अरहर की है, जो समझिए खाई जाती है। पंजाब में माँ की दाल, माँ छोले की दाल खाई जाएगी। बंगाल में चने की दाल खाई जाएगी, छोले की छोलार दाल। बंगाल में सोनार मूंग खाई जाएगी। पूरी उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में यही तुअर की दाल खाई जाएगी ना। मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि खाना पीना हम रोज़ खाते हैं, और जैसे कोई इतिहासकार है
जैसे आप इतने दिग्गज इतिहासकार हैं, मैं आपसे सर ये सवाल करना चाहूंगा कि किसी चीज को जानना कितना महत्वपूर्ण है, किसी चीज का इतिहास जानना कितना नहीं, देखिए इतिहास जानना महत्वपूर्ण इसलिए है कि इतिहास आपकी पहचान के साथ जुड़ा है। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ है? मेरा उत्तर प्रदेश में हुआ है सर, उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर ये प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरनगर। अगर आपका अब कभी आपने सोचने की कोशिश की कि मुजफ्फरनगर का नाम मुजफ्फरनगर क्यों पड़ा है? आपने कभी ये सोचने की कोशिश, मैं मुजफ्फरनगर में गया हूँ, मेरे मामा वहाँ एक ज़माने में एसपी होते थे, एक कंपनी बाग का इलाका हुआ जी। करता था। मेरे पिता के एक सहपाठी वहाँ डॉक्टर भी थे। मगर मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ, उस इलाके की पहचान है कि समृद्ध इलाका है, जाटों का इलाका है, यादवों का इलाका है, कुछ मुसलमान वहाँ बसते, वरना नाम मुजफ्फरनगर नहीं पड़ा होता। और फिर वहाँ सांप्रदायिक दंगों ने भी लोगों को उसकी याद दिलाई है। बिल्कुल। कुछ लोगों की निगाह में पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो पिछड़ा इलाका है, वहाँ खान पान कुछ होता नहीं है। मगर अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको उड़द की धुली दाल से बढ़िया कोई दाल ही नहीं डालने लग मिलेगी। और रोटी दाल आप खाएंगे और खुश रहेंगे। तो चाहे वो यादव हो, चाहे वो जाट हो, चाहे कोई हो। मगर यदि आप वहाँ के मुसलमान तबके से ताल्लुक रखते हैं तो आप कबाब भी खाएंगे, आप बिरयानी भी खा रहे होंगे और उसको लेके झगड़े भी हो रहे होंगे। और कुल मिलाकर मुझे लगता है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अंतर है, ये आप पश्चिमी भारत प्रदेश की बात कभी होती है, मगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जो हिस्सा है जहाँ आपका जन्म हुआ है वो हरियाणा से जुड़ा हुआ है। मगर हरियाणा में धुली उड़द की दाल का प्रयोग तो नहीं है। वो तो चने की दाल खा देंगे, वो और कुछ खा देंगे, वहाँ बाजरा खा लेंगे, मगर उनके खाने में आपके खाने में साम्य नहीं है, न बोली में साम्य है। मतलब उनकी खड़ी बोली, लठवार बोली जो हरियाणा की, यहाँ की, वो भले ही बोली बहुत ब्रज भाषा की जैसी मधुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहीं है, मगर वैसी हरियाणा की जैसी लठवार भी नहीं है। तो ये अंतर है, ये अंतर होता है बहुत। ये जो अंतर है, ये हमारा जो पूरा राष्ट्र है वो हर, जैसे हम कह देते हैं कि राजस्थान अलग है, मध्य प्रदेश अलग वो है। अलग इसलिए नहीं है कि वो राज्य गठित है, अलग हुए हैं। वो इसलिए अलग है कि जिस राज्य की आप बात कर रहे हैं वहाँ की आबोहवा फर्क है, जी, वहाँ की पैदाइश फर्क है। जहाँ चावल नहीं हो सकता वहाँ बाजरा खाया जाएगा, वहाँ रागी खाई जाएगी, वहाँ ज्वार और जौ खाया जाएगा। जहाँ मक्का और गेहूँ होता है वहाँ वो खाया जाएगा, जहाँ चावल होते हैं वहाँ चावल खाए जाएंगे। तो खान पान के लिहाज से खान पान हमारी अपनी पहचान से इतना जुड़ा है कि या तो आप दाल भात खाएंगे, आप दाल रोटी खाएंगे, और साग जहाँ जो होता है वो खाएंगे। अगर हरा साग आपके यहाँ होता है तो आप सरसों बथुआ पालक खाएंगे। जी। अगर उड़ीसा और बंगाल में पोई भी खाएंगे, सुनसुनिया भी खाएंगे, कितने और साग खाएंगे। जिन दिनों आपका दिल्ली आना हुआ, इस बीच में कहीं आपका आगरा में भी कुछ टाइम रहा सर? नहीं, आगरा में मेरा टाइम कभी नहीं रहा। आगरा में मेरे दोस्त से मैं जाता था। आगरा में मेरे पिताजी के बहुत दोस्त थे, हम लोग वहाँ जाते थे। आगरा ताजमहल देखने तो हर आदमी जाता है। हम लोग खाने पीने के शौकीन थे, तो हम लोग चाट भी खाते थे, हम दाल बूट भी खाते थे, पेठा भी खाते थे, और हम लोग गोश्त भी खाते थे। ये आगरे में जो पुराना गोश्त मिलता है वो भी खाते थे। वहाँ का गोश्त बहुत मशहूर नहीं है। वहाँ राम बाबू पराठे वाली के पराठे हैं, वहाँ चमनलाल की पूरियाँ हैं, वहाँ गंदे नाले के पास की चाट है, वहाँ मधु की कुल्फी है। और जब आपका शौक होता है ना, तो क्योंकि माता पिता दोनों को खाने पीने का शौक था और अभाव नहीं था, तो साधन थे और जान पहचान के लोग थे, दावतें भी होती थी, खाना पीना भी होता था। चाट का बड़ा है ये एक रोचक किस्सा है कि चाट कैसे आई। नहीं, वो मेरे ख्याल में जो किस्सा है कि जमुना का पानी गंदा था और शाही अपने शाहजहां को बतलाया, वो मुझे लगता है ईरान तुरान की कब हाकी गई है। क्योंकि यदि आप देखें तो शाहजहां के पहले भी दिल्ली थी ना। शाहजहांबाद तो चना शहर था, उसके पहले राय पिथौरा था, शाहजहांबाद था, जहांपनाबाद था, शाहजहांबाद नहीं जहांपनाबाद था, सीरी थी, तुगलकाबाद था। तो कितनी पुरानी दिल्लियाँ थी। असली पुरानी दिल्ली तो जो बस्ती निजामुद्दीन वाली है वो थी। तो क्या दिल्ली में लोग रहते नहीं थे समझौता के? तो जमुना का पानी उसी दिन गंदा हुआ जिस दिन शाहजहां पहुंचे। और नदी का पानी पीता कौन था? बावड़ियाँ थी, कुएं थे, नहरें थी, बावड़ियाँ देखिए आप। हर सिंह की बावड़ी है, यहाँ गंधक की बावड़ी है, राजो की बहन की बावड़ी है, कितनी बावड़ियाँ। धौला कुआं नाम कैसे पड़ा गया? वहाँ सफेद कुआं था, लाल कुआं इसलिए पड़ा गया, लाल नाम का एक कुआं था। तो हर जगह नहर से पानी आता था जो फिरोज तोगलक ने बनाई थी, जो कहाँ से जमुना का पानी नहरें बह के आती थी। तो जमुना का गंदा पानी कौन पिएगा? तो ये मुझे बात लगता है कि सही है नहीं। आपसे बात हो रही है खान पान की और पान की बात ना हो, जो आपका मुझे लगता है बड़ा पसंदीदा एक व्यंजन है। नहीं, जब देखो, पान को तो आप व्यंजन नहीं कह सकते हो। सारा खाना खाने के बाद आप पान खाते हैं। मगर पान असल में मेरे पिता पान के बड़े शौकीन थे, वो सिर्फ मगही पत्ता खाते थे। तो वहीं से आपको शौक आया? नहीं, मैं पान खाता नहीं, मगर पान का शौक मुझे साल में एक ज्ञान है। नहीं, ज्ञान भी क्या है, मगर पिता को देख देख के लगता है कि चूना वो उनका दूध में पूछता था, कत्थे की वो मलाई खाते थे, और पान वो साल में सिर्फ 4 महीने खाते थे, जो मगही का पत्ता उसका आता था। इतना फरोश का इलायची दाना तम्बाकू डालते थे, और
दक्षिणी सुपारी उनकी हैदराबादी कट के आती थी, तो वो उनसे तो उनको तो गर्मियों में खस के पनडब्बी में पान रखते थे, जाड़े में जब तक पान खाते थे चांदी की पनडब्बिया में रखते थे। वो पान खाने का तरीका, पान खाना भी नहीं, मतलब पान का शौक फरमाना होता है, वो पान खाना तो युगाली करना हो गया, पीक थूकने अगर कोई गया तो बात तो हो ही जाना चाहिए। तो उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें पान के बारे में सीखी। सर, आपका जो करियर है जिसे हम देखते हैं, वो आपका जो एंटायर करियर है वो लोगों को शिक्षा देने में गया। ये सहयोग हुआ कि मेरे पेशा जो था वो पढ़ाने का था जी। तो टीचर क्या करेगा, पढ़ाएगा ही था। तो वो आपका जो इंक्लिनेशन जो पढ़ाने की तरफ था, जो आप इतने बड़े प्रोफेसर बने जेएनयू में, ये सब, तो आप प्रोफेसर ही बनना चाहते थे या बाय चांस हुआ? नहीं, देखिए मैं प्रोफेसर नहीं बनना चाहता, मैं पढ़ाना चाहता था। तो मैंने पढ़ाना तो शुरू किया कॉलेज में, लेक्चरर के रूप में, राजदास कॉलेज में। और बाद में ये हुआ कि जेएनयू खुला, वहाँ नौकरी मिल गई और फिर प्रमोशन होता रहा। इस दौरान आपकी जो मुलाकात है वो, जैसे आपने इंटरनेशनल रिलेशंस पर अपनी स्टडीज करी, आगे उसको पढ़ाया भी है, तो इन दिनों जो उन दिनों आपका जो मिलना है वो भारत के जो बड़े राजनेता है उनसे मिलना हुआ? उन दिनों नहीं हुआ, वो संयोगवश हुआ कि राजीव गांधी को एक बार किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो हिंदी में उनके भाषणों का तर्जुमा कर सके। तो सैम पिट्रोडा से मेरा परिचय था, वो मुझे राजीव के पास ले गए। उस सिलसिले में कई ऐसे लोगों से मिलना हुआ जिन्हें आप राजनीति के बड़े लोग कह सकते हैं। आपका एक बड़ा ही एक अनुभव हम कह सकते हैं इसको, जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके साथ कैसा था आपका जब आप? ऐसा रहा कि मैं जो उनके साथ मिलने का संयोग ये हुआ कि मेरा लड़का फिल्म डिवीजन के लिए एक फिल्म बना रहा था उन्हीं जीवनी पर। तो तब उसके सिलसिले में मैंने जैसा कहा कि प्रोडक्शन असिस्टेंट की हैसियत से उसके साथ जाता था। उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। उनका व्यवहार बहुत सरल था, निश्चल था। सारे क्रू के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई। तो मेरे लड़के ने कहा मेरी बच्चियाँ आपसे मिलना चाहती हैं, तो अगली बार लेके आओ। फिर बच्चों को लेके उन्होंने बच्चियों के साथ फोटो खिंचवाई। बहुत जेनरस आदमी थे। मेरे एक चाचा थे कर्नल नीलांबर पंत, वो वाइस चेयरमैन ऑफ स्पेस कमीशन थे जी। तो वो एक ज़माने में कलाम साहब के बॉस हुआ करते थे। तो कलाम साहब को उनकी भी याद थी, बड़े आदर से और स्नेह से उनका नाम लेते थे। कलाम साहब हाँ अच्छे आदमी थे, मृदुल आदमी थे। इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो आज एक नए मकाम तक पहुंच रही है, आज भारत में इतने लोग आ रहे हैं, जो टूरिस्ट इतना इनफ्लो हो रहा है बाहर से, जो व्यापारिक लोग बाहर से आ रहे हैं, आपका क्या कहना, आप किस तरीके से इसे देखते हैं, जो इतने सालों में क्या चेंजेस हुए? देखिए मेरे ख्याल में अगर कोविड नहीं आया होता तो अब प्रगति हमने और ज्यादा की होती। भारत इतना विशाल देश है, आप चाहें तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, चाहे आप गोवा चले जाइए, चाहे आप तमिलनाडु के स्पाइस गार्डन्स में और रेन फॉरेस्ट में बैक वाटर्स में चले जाइए, चाहे आप कश्मीर की ऊंचाई पे चले जाइए, चाहे आप उत्तराखंड में या हिमाचल में ट्रैकिंग कीजिए, चाहे आप मरुस्थल में रेत का सफारी कीजिए, तो यहाँ तो टूरिस्ट को सब कुछ मिलता है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ सफेरे मिलते हैं। यहाँ रणथंबोर है, कॉर्बेट है, या कितने सारे तो वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं, अनस्पॉइल्ड बीचेस हैं। तो यहाँ दुनिया का टूरिस्ट कहीं भी आए, भारत जैसी विविधता नहीं मिलती। और हमारी सर्विस इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, हमारे ट्रेडिशन है अतिथि देवो भव वाली, और हमारे खाने का रेंज बहुत विस्तृत है। तो मुझे लगता है कि ये विकसित हो गई और हमारे यहाँ इसका काफ़ी स्कोप है। ये जो नई जनरेशन आ रही है, जैसे आप रास्ता रखते हैं इन चीज़ों से, आपको जानकारी इन चीज़ों की है, आपको लगता है कि जो नई जनरेशन है उसको इतिहास जानने में रुचि है? बिल्कुल है, क्योंकि जो नई जनरेशन है उसने पढ़ाई लिखाई तो बहुत पहले छोड़ छाड़ दी है, किताबों का उसको शौक नहीं है। और एक उम्र ऐसी आती है जब आदमी अपनी पहचान तलाश करता है, मैं कहाँ का हूँ। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के, अगर आप नौकरी 10 जगह आपने की होगी, कोई अच्छे बुरे अनुभव आपके हैदराबाद में हुए, कुछ अच्छे बुरे अनुभव आपके जब आपने पढ़ाई कहीं की वहाँ हुए होंगे, जब आपने और इंटर्नशिप की हुई वहाँ हुआ होंगे। तो मुझे लगता है कि हर आदमी आखिर में जानना चाहता है कि मैं बना कितनी चीज़ों से। मैं चला उत्तराखंड से, मेरी माँ काठियावाड़ में पैदा हुई थी, मेरे पिता डॉक्टर थे, मैं दिल्ली में पढ़ा लिखा, उसके बाद मैंने नौकरी तो खैर दिल्ली में की, मेरा अधिकांश जीवन दिल्ली में भी था। मगर लड़के के साथ डॉक्यूमेंट्री बनाते मैंने पूरे भारत का दौरा किया, लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार तक, नागालैंड से लेकर के आप समझिए रेगिस्तान में कच्छ का रूप तक, पंजाब में शिमला में, कहाँ कहाँ हम लोगों ने यात्राएं की। तो फिर आपको इस बात का एहसास होता है हर जगह आप किसी न किसी चीज़ से जुड़ते हैं, और फिर आप सोचने को मजबूर होते हैं कि मणिपुर में रास कहाँ से पहुँचा होगा। मणिपुरी रास, एक रास वहाँ होता है, ब्रज में होता है, कितना बड़ा अंतर है दोनों जगहों, मगर रास वहाँ का फर्क है, यहाँ का फर्क है। तो आपको लगता है कि मतलब सन 2016 में जाना चाहूँगा सर, जहाँ पे आपको सम्मानित करा गया था पद्मश्री से। देखिए वो बिल्कुल सहयोग की बात थी। मेरे ख्याल में ऐसा होता है जो सरकारी सम्मान होते हैं उनकी एक राजनीति होती है। अच्छा।
कभी कहीं मुझे लगता था कि मुझे शायद पद्मश्री तब मिलेगी जब मैं राजीव गांधी के भाषण लिखा करता था। मैं कांग्रेस का सदस्य कभी नहीं था, कांग्रेस के सहानुभूति मेरी कभी नहीं थी, मगर वो लोग असरदार थे, तब नहीं हुआ। मगर जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी से न कोई मेरा परिचय था, न इस सरकार से मेरा कोई लेना देना था, बल्कि भाजपा की मैं आलोचना ही करता था, मगर तब मुझे पद्मश्री मिली। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि आप में कुछ लियाकत है, और कहीं ना कहीं थोड़ी राजनीति भी होती है। कहीं ना कहीं वो आपका छात्र होता है, कोई होता है जो उस संस्कृति को आगे ले जाने में सहायक होता है, उसका चर्चा मुझे लगता है कोई बहुत सार्थक नहीं है। ये जो सरकारी सम्मान होते हैं जब मिलते हैं तो अच्छा लगता है जी, मगर ऐसा नहीं कि उस पर आप जान देते हैं, आप सोचते हैं कि मतलब। आज कोई भी राष्ट्रीय स्तर का न्यूज़ चैनल होता है, उन पे आपकी जो उपस्थिति होती है वो आपकी विचारधारा जानने के लिए। नहीं देखिए, मुझे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है एक तो आज पर कोई राष्ट्रीय चैनल नहीं बचा है, दूसरे आपकी विचारधारा जानने में या आपके विचार जानने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। तो सब लोगों ने अपना दिमाग बनाया हुआ है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी सबसे महान है, कांग्रेस पिट चुकी है, बेचारे राहुल गांधी पप्पू हैं, अनेक बार सिद्ध हो चुके हैं। तो हम अच्छा माने, बुरा माने, भला माने, लोगों ने अपनी अपनी विचारधाराएं तय कर रखी है। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आज भारत की आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा 30 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है, लड़कों का, लड़कियों का है, जिनकी पैदाइश 1990 के बाद हुई है। न उन्होंने ओबीसी का आंदोलन देखा है, न उन्होंने सिख दंगे देखे हैं, न उन्होंने आपातकाल देखा है, और करीब करीब 35 से 40% लोग हुए जिनका जन्म 2000 के बाद हुआ है, तो उन्होंने कारगिल भी नहीं देखा है। उन लोगों ने, गुजरात पे तो पूरी की पूरी पीढ़ी 23-24 वर्ष की ऐसी हुई जिन्हें मोदी के अलावा किसी को देखा ही नहीं होगा। भारतवर्ष में भी ऐसा है, कई जगह ऐसा है। तो मुझे लगता है कि आज कोई आपके विचारों को नहीं जानना चाहता, लोगों के अपने विचार बच चुके हैं। हाँ, वो आपकी राय जानना चाहते हैं, खाने के बारे में, कपड़े के बारे में, पहनने के बारे में, ये सब। इतने लंबे अरसे के बाद जब आप ऐसी पीढ़ी को देखते हैं जिन्हें शायद उतनी रुचि अपने मतलब अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर के या जिसमें उनका इंटरेस्ट है उसे ना हो, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो आदमी जो भी एक्टिविटी करता है उसकी दिलचस्पी तो होती है ना। अगर वो जुआ खेलता है तो उसकी जुए में दिलचस्पी होती है, वो स्टॉक मार्केट का जुआ हो या रेस कोर्स का जुआ हो या तीन पत्ती का जुआ हो। जो नशा करता है उसकी दिलचस्पी नशे के प्रकार में होती है, जो खाता है उसकी दिलचस्पी खाने में होती है, जो पहनता है कपड़े उसकी दिलचस्पी पहनने में होती है। तो मुझे लगता नहीं कि खाने पहनने में किसी आदमी की दिलचस्पी ना हो, ऐसा कोई फकीर ही होगा। जीवन के इस मोड़ पर या इस पड़ाव पर आप किस तरह से अपने जीवन को आगे देखते हैं, या देखिए, इस उम्र में आप अपने जीवन को आगे देखने में ये लाभ होता है कि आपको लगता है कि दिन बहुत ज्यादा बचे नहीं है, तो जो काम अधूरा छोटा होता है उसे आप पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप संतुष्ट रहते हैं कि आप? नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट रहता हूँ। मुझे लगता है भारतवर्ष में मैं बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि जिसको पैसे का अभाव खाने पीने के लिए कभी नहीं हुआ, कपड़े पहनने के लिए कभी नहीं हुआ, पढ़ाई लिखाई मजे में हो गई, लोगों ने उपहार आदि दिए, लोगों ने उदारता से मेरे साथ सलूक किया। तो मुझे लगता नहीं कि कोई शिकायत नहीं है। आपकी जो विचारधारा है उसका कोई प्रेरणा स्रोत? नहीं, मुझे लगता है मेरी माँ मेरी प्रेरणा स्रोत रही है, मेरे अध्यापक मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया है। कुछ मित्र हैं जिन्होंने मुझे सोचना समझना हिंदुस्तान की हकीकत के बारे में बताया, वो सब लोग प्रेरणा स्रोत। लिखते बहुत अच्छा है सर आपकी जो इतनी बुक्स हैं जो लोगों को प्रभावशाली। नहीं, मुझे लगता नहीं कि किताबें लोग पढ़ते हैं। मुझे लगता है आज की पीढ़ी किताब तो पढ़ती नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लेख पढ़ती है, ब्लॉग देखती है, आपका फेसबुक पोस्ट देखती है, बल्कि आज तो ज़माना इंस्टाग्राम का है, वो रील देखती है। और होता है कि रील देख के भी अगर आपकी रुचि बढ़ती है तो रील से आप फेसबुक देखेंगे, फेसबुक से आप एक्स देखेंगे, एक्स से शॉर्ट फिर आप ब्लॉग देखेंगे। जी, तो आज के जो दौर है उसमें बुक्स इतनी आवश्यकता की होती है या फिर हम? नहीं, बुक्स की आवश्यकता तो हमेशा बनी रहेगी ना। अगर आप प्रोफेशनल आदमी हैं, हॉस्पिटैलिटी कर रहे हैं या ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, तो आप इंस्टाग्राम देख के तो ज्ञान नहीं बढ़ेगा ना, आपको कहीं ना कहीं तो पढ़ना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे आने के लिए भी कंटेंट के लिए तैयारी पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल। जी, तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया सर।